बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई के बाद किया प्रेस वार्ता। आइए देखें हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल की खास रिपोर्ट। घटनाक्रम के बाद देखिए, इस घटना से तो बहुत आहत है। मेरी बहन भी काफ़ी रोते रोते फ़ोन की कि उसको भी काफ़ी परेशानी हुई। हम लोग किसी को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबके फ़ोन सीज़ कर लिए गए हैं, पूरे मेरे गांव से लेकर मेरी दादी से लेकर सब। तो निश्चित रूप से एक प्रताड़ना जब अपने ऊपर होता है तो सह लेते हैं। मेरे साथ जो करना है वो करे, हम सह लेंगे। लेकिन अगर मेरी माँ के साथ हो, अगर मेरी छोटी बहन के साथ हो, मेरी दादी के साथ हो, वैसे वैसे लोग के साथ हो जो सीधे साधे और मतलब जो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानसिक प्रताड़ना होती है। और इस चीज़ को एज अ चैलेंज स्वीकार भी कर रहे हैं। और देखिए, हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए। बहुत आसान रास्ता नहीं था, बहुत सारे चुनौतियों को पार करके आए हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे, तब किताबों तक सीमित थे, तब हम सार्वजनिक जीवन में सीधा मतलब हमें एक्सपोज कर दिया गया। उस समय भी मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, कोई मेरा कोई गार्जियन नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली जेल में था। और साल भर की डॉक्यूमेंट्स सारे जिससे हम पब्लिक से कनेक्ट करते थे वो सारे डॉक्यूमेंट है, आवेदन है, आवेदन पे जो कार्रवाई हुई वो है, सब कुछ है। और उसके बाद केसेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है जो मेरे फैमिली के ऊपर अलग अलग केसेस हुए थे वो सारा डॉक्यूमेंट है, हमारे सबके फ़ोन है। और जो उनको ऑफिस से उठाना था सब डॉक्यूमेंट है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका जवाब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। कोई फाइनेंस का बात इसमें या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा कुछ बोला जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो मोबाइल डिवाइस। जैसे बीजेपी के किन नेता के द्वारा आपको टिकट दिए जाने की बात कही जा रही थी? देखिए, उन लोग से पूछिए ना कि ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं चले जाते सब पार्टी चेंज करके। वहाँ पे कोई ना कोई तो आके नेगोशिएट करते ही है, कोई ना ऐसे ही टिकट मिल जाता है, ऐसे ही मंत्री बन जाते हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाते सब। कुछ तो किसी के बीच बात होता है, कोई ना कोई तो आता है मोटिवेट करने के लिए, बात करने के लिए, समझाने के लिए, अपने ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई तो रहते हैं। ये कोई अदृश्य व्यक्ति नहीं है। और आप पूरे राज्य में और पूरे देश में देखिए जो इधर से उधर हो रहे हैं, और जो सिर्फ इधर से उधर नहीं हो रहा, सरकारें भी गिराई जा रही हैं और कई चीज़ें हो रही हैं, तो ये बैठे बैठे तो नहीं हो जाता है। तो ये सब चीज़ बेतुकी चीज़ें उनको बोलिए खुद वो एक्सपोज कर दे तो ज़्यादा अच्छा आप लोग को जवाब देना। People from Congress or people from the other parties also, if we see them joining that party and straight away joining and taking ticket and becoming minister and chief minister or whatever they get, whatever offer they get there, it is not just that people, straight away go and they get the ticket. There is some person who motivates them, who convinces them, who apply all the tricks to bring them there. Who are those people? Till now, more than 100 people, more than so many, more than 100 people have gone from Congress party to that party. Is it that if we, with our head high, we get into that party and our ticket is kept there and we'll take the ticket, we'll become minister? Is it like that? When there is somebody to negotiate, who are those people who negotiate? Ask them. Ask them to expose them. They are among them only. Find out that. You tell them to expose those people. Okay. They are among them only. There are no other person out of them. They are among that group only. कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात यशवंत सिन्हा से हुई थी, तस्वीरें भी
राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई वो तस्वीर, उस तस्वीर का और ईडी की कार्रवाई का कोई आपसी कनेक्शन है? देखिए ये मैं नहीं बता सकती हूँ, ये राम भगवान क्योंकि से यशवंत सिन्हा जो है वो खुल करके भगवान ही जानते हैं। यशवंत सिन्हा खुल करके केंद्र का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो मोदी देखिए सरकार। यशवंत सिन्हा जी बहुत ही तजुर्बेदार व्यक्ति हमको लगते हैं, क्योंकि महागठबंधन का नींव उन्होंने ही रखा है। शरद पवार के साथ उनकी बैठक हुई और हमेशा उन्होंने संविधान बचाने की बात हमेशा करते रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में ना पड़े उसके लिए काफ़ी सारे चीज़ों को बोल के पूरे देश भर में वो अपना भ्रमण करते रहे। उनके पुत्र इस पार्टी में होने के बाद भी वो परवाह नहीं की और लगातार वो एक आइडियोलॉजी के खिलाफ हमेशा रहे जो देश हित के लिए उनके हिसाब से तो सही नहीं। और वो काफ़ी तजुर्बेदार है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनका बहुत लंबा सफ़र रहा है राजनीति में। तो एक मतलब एक ही विचारधारा जो है वो तो हमेशा बोलते रहे हैं कि अपने पुत्र का भी विरोध किया उसने कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है, गलत जगह जा रहे हैं वो। उन्होंने कई इशारे में भी बात किया है। तो हमारा उनके पास जाने का बस यही था कि एक गार्जियन के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे हम उनको देखते तो हम उनसे एक औपचारिक मुलाकात करेंगे। कुछ राजनीतिक सवाल। भाजपा ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की करीब हर लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस जो आपकी पार्टी है अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि हजारीबाग में कौन प्रत्याशी होगा, चतरा में कौन प्रत्याशी होगा, झारखंड में कौन कहाँ कितनी सीट पे लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रत्याशी तो आप ही लोग डिक्लेयर कर नहीं, हम लोग तो ठीक है, हम लोग तो अफवाहों पर चलते हैं, लेकिन आप एक मजबूत नेता है, अपनी पार्टी के युवा नेता है और झारखंड में आपकी एक अलग पहचान है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो डिले कर रही है, क्या उसका खामियाजा आपकी पार्टी के प्रत्याशी को? खामियाजा नहीं है, अभी भी बहुत सारा टिकट, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूंसी का टिकट बीजेपी भी नहीं घोषित की है। जहाँ उसको घोषित करना था कर दी। सब अपने पार्टी के हिसाब से होता है। अभी बहुत टाइम है, अभी भी काफ़ी टाइम है टिकट घोषणा करने की, तो समय से हो जाएगा। See, we are political people. We have to fight election as per the people's demand, and we would want to attain more power so that we can give more power to people. So this is always but by default it is applicable in politics. So whosoever gets opportunity to fight and grow more in politics will always want to grab that opportunity, want to go for that opportunity. बीजेपी के पास Ultimately, what party decides would be the thing that will be acceptable for all of us. बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाना चाहेंगे? ऐसा कोई इरादा है? ईडी के बाद कौन से वॉशिंग मशीन में जाना होगा? हम तो खुद वॉशिंग मशीन है। आप ही लोग खुद कहती है, विपक्ष कांग्रेस कहती है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्ट लोग जाते हैं और वहाँ से धुल करके उसकी पार्टी में वो फिर स्वच्छ हो जाते हैं। ये आपकी पार्टी के लोग हैं। मुझ पे विपक्ष के लोग आरोप, कल जो मुझे बताया गया, कोई रंगदार बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इसका क्या ले लिया है? एक नाम के साथ बस ये बोल रहे हैं फलाना मोहन है, मोहन मातो, सोहन मातो, या कोई फलाना राजेंद्र प्रजापति, मतलब नाम बता दे फॉर एग्जांपल, कि कोई एक आदमी है जिसका हम कुछ लिए या किसी से कुछ परेशानी हुआ है। मतलब देखिए, जो चीज़ धुंधला ये लोग पेश करते हैं ना, धुंधला हमेशा झूठा होता है और जो सच होता है वो चमकता है। दूर से आप देख सकते हैं कि वो क्या है। जो चीज़ नहीं दिख रहा है वो धुंधला है और जो धुंधला है वो झूठ है। तो झूठ और सच में अंतर होता है ना। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाने का कोई इरादा है? देखिए, हर चीज़ हमने स्पष्ट कर दिया है। आप राजनीतिक में कुछ भी हो सकता सवाल कर रहे है, हैं। राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। सुनने दीजिए मैडम, ये पूरा जो हुआ रेड, उसको आप किस रूप में देखते हैं? अगर ब्रीफ में बात किया जाए तो किस रूप में आप देख रहे हैं? और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सीज किया, आखिर वो डॉक्यूमेंट्स है क्या? जब से हम लोग राजनीतिक में आए, मेरा फैमिली बर्बाद हो गया, परेशान हुए, राज्य बदल भी हो गए हम लोग।
तो आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है इस घटनाक्रम के बाद? देखिए, इस घटना से तो बहुत आहत है। मेरी बहन भी काफ़ी रोते रोते फ़ोन की कि उसको भी काफ़ी परेशानी हुई। हम लोग किसी को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबके फ़ोन सीज कर लिए गए हैं, पूरे मेरे गांव से लेकर मेरी दादी से लेकर सब। तो निश्चित रूप से एक प्रताड़ना जो अपने ऊपर होता है तो सह लेते हैं। मेरे साथ जो करना है वो करे, हम सह लेंगे। लेकिन अगर मेरी माँ के साथ हो, अगर मेरी छोटी बहन के साथ हो, मेरी दादी के साथ हो, वैसे लोग के साथ हो जो सीधे साधे और मतलब जो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानसिक प्रताड़ना होती है। और इस चीज़ को एज ए चैलेंज स्वीकार भी कर लें और राजनीति कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए। बहुत आसान रास्ता नहीं था, बहुत सारे चुनौतियों को पार करके आए हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे, जब किताबों तक सीमित थे, तब हम सार्वजनिक जीवन में सीधा मतलब हमें एक्सपोज कर दिया गया। उस समय भी मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, कोई मेरा कोई गार्जियन नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली जेल में था। और साल भर 3 साल तक 4 साल तक मेरे विधायक होने के बाद भी मेरा पूरा परिवार जेल में रहा। अभी हाल फिलहाल मेरे माता पिता निकले हैं। मैंने अपने सूझबूझ से पूरा अपना राजनीतिक शुरू किया। कोई मुझे बताने वाला सिखाने वाला नहीं था। मुझे जो सही लगा, मैं अपना दिल साफ मन साफ था, लोगों की सेवा में ही मतलब जैसे जैसे लोग आए, जैसे जैसे लोगों का समस्या था, जैसे उसको डील कर सकते थे, जैसे उसको सॉल्व करने के लिए जिस तरह से बढ़ सकते थे, वैसे हम बढ़े। बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ इन चुनौतियों ने बहुत कुछ सिखाया है, मजबूत बनाया है। कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, ये सीखा है हमने आगे। और ये भी अनुभव किया है कि राजनीतिक बिल्कुल कठिन चीज़ है आज के दौर पे। और अगर आप एक संघर्षशील नेता हैं और आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको ख़त्म करने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है ऐसे दौर पे। तो ये एक अलग विषय है। और अब हम लोग इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, केंद्रीय एजेंसी है। बाकी आगे क्या होगा वो राम भगवान जानते हैं। मैडम, आप पर आरोप लग रहा है कि बालू और ज़मीन आपके बड़का गांव के इशारे पे चलता है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मेरे क्षेत्र में बालू है, मेरे क्षेत्र में कोयला है, मेरे क्षेत्र में और क्या बोले आप, जमीन। देखिए, मेरे क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है, लोग बालू ज़रूर उठाते हैं, कोयला उठाते हैं, सब अपना व्यापारी करते हैं, ये करते हैं। हम लोग का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से। भले हमारा जैसे लोग अगर साइकिल से पकड़े जाते हैं, कहीं कोयला लेके जाते हैं या मोटरसाइकिल से पकड़े जाते हैं, तो हमें ज़रूर फ़ोन करते हैं या हमारा नाम ले लेते हैं कि हम लोग विधायक जी का आदमी हैं। तो हम लोग संरक्षण देने का काम करते हैं वैसे गरीब लोग को, क्योंकि हम लोग किसी का कंप्लेन नहीं करते हैं। ये आरोप ज़रूर लगता है कि मतलब वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जो बड़ी मछली है, उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। जो छोटी छोटी मछली है, वो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र है उनका। उनके घर में अगर कोयला हो रहा है तो उनका अधिकार है कि वो बगल से जलावन उठा के ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम किसी का पेट पे लात मारने का काम नहीं करते। और इस वजह से भी क्योंकि काफ़ी लोग का रोज़ी रोटी इसी सब चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो लोग को कुछ बोलना रहता है तो हमारा नाम ले लेते हैं उस चीज़ में। लेकिन आप किसी से भी जाके बड़का गांव में पूछिए कि क्या वो अगर साइकिल से, मोटरसाइकिल से या किसी भी चीज़ से अगर वो कोयला या कुछ भी अपना रोज़ी रोटी के लिए कर रहे, रोज़मर्रा जीवन को चलाने के लिए कर रहे, तो क्या अम्बा प्रसाद उस पर कहीं पे भी उनसे उनका एक भी रुपया या एक भी चीज़, हम आज तक कोई भी बता दे कि अम्बा प्रसाद किसी से 1 रुपया लिया,
ये बड़ी मछलियाँ कौन है जिनके खिलाफ आप आवाज़ उठा रही हैं? ये और बड़ी मछलियाँ कंपनी है। एनटीपीसी हाँ, ये बड़ी मछलियाँ कंपनी है। ये आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आपको हजारीबाग लोकसभा और चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ने का अवसर दिया, तो वे कौन लोग थे, उनका नाम? देखिए, हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं इस, और ये लोग क्योंकि किसी जान पहचान के लिए से आए, तो हम चाहेंगे कि आप विपक्ष से पूछिए, क्योंकि मतलब हम लोग शिक्षा लेदर करने वाले लोग नहीं हैं। उनसे पूछिए कि क्या कोई विपक्ष के लोग, मतलब क्या कोई कांग्रेस के या दूसरे अन्य पार्टी के लोग जब इस पार्टी में जाते हैं तो क्या मुंह उठा के चले जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, टिकट भी मिल जाता है, उनको मंत्री भी बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। तो ऐसे लोग से नेगोशिएट कौन करता है? कोई ना कोई तो इनसे मिलता होगा, कोई ना कोई तो इनके पास आते होंगे बात करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, तरह तरह की चीज़ों को करने के लिए। तो ये तो अपने से मुंह उठा के तो नहीं चले जाएंगे। और इतने 100 से ज़्यादा लोग जो अन्य पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, अन्य पार्टी से जो उस ओर गए हैं और सीधा उनको टिकट मिला है, सीधा वो मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, ये यूं ही नहीं बन जाते हैं। ये आप लोग भी उतने भोले नहीं हैं। तो आस्क देम टू एक्सपोज दोज पीपल, उन लोगों को सामने करिए, ये वही लोग में से है।